प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में आदिकाल एवं भक्तिकाल के कवियों को रखा गया है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर चर्चा करेंगे। यानी हमारे आज के व्याख्यान का विषय रहेगा महाकवि विद्यापति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। इनका समय है 1350 से 1450। इनका पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। यदि हम अन्य नाम की चर्चा करें तो इन्हें महाकवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म सन 1350 से 1374 के मध्य माना जाता है। जन्मभूमि है जहाँ पर इनका जन्म हुआ वह था बिस्पी गांव, जो कि मधुबनी जिले में है और वह बिहार में स्थित है। मृत्यु इनकी सन 1440 से 1448 के मध्य स्वीकार की जाती है। इनके अभिभावक हैं पिता श्री गणपत ठाकुर और माता श्रीमती हासिनी देवी। कर्म क्षेत्र अब हम देखें तो ये संस्कृत साहित्यकार, क्योंकि विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कीर्तिलता, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा आदि। इन रचनाओं का जो विषय है वह है श्रृंगार और भक्ति रस। ये सभी रचनाएं संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली आदि भाषाओं में लिखी गई हैं। विद्यापति ने कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे, जिनमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्णकृत्य, शैव सर्वस्वसार आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अपभ्रंश में उन्होंने कीर्तिलता, जिसमें राजा कीर्तसिंह की प्रशस्ति है, तथा कीर्तिपताका, जिसमें राजा शिवसिंह की प्रशस्ति है। किंतु कवि रूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया, यानी वे साहित्य में अमर हुए, वह मैथिली भाषा में रचित इनकी पदावली है। विद्यापति ने जिन पदों की रचना मैथिली भाषा में की, वे सारे पद पदावली में संग्रहित हैं। इस संग्रह के अधिसंख्य गीत श्रृंगार रसपरक, भक्ति भावनापरक तथा थोड़े से पद अन्य विषयों पर हैं। श्रृंगार परक पदों में राधा कृष्ण नायिका नायक के रूप में उपस्थित हैं, जिनके बहाने विद्यापति ने मिलन, विरह, वैसंधि, नश्वर शिव आदि का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। भक्तिपरक पदों में शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्तुतियां हैं। अन्य पदों में मिथिला के लोक जीवन की विद्रूपताओं को अंकित किया गया है। विद्यापति पदावली का मूल भाव श्रृंगारिक है। पुरस्कार उपाधि की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें महाकवि की उपाधि प्राप्त हुई। नागरिकता
भारतीय है। जीवन परिचय देखते हैं विद्यापति का। मैथिल कवि कोकिल, रस सिद्ध कवि विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। अमीर खुसरो यद्यपि इनसे पहले हुए थे। महाकवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। धन्य है उनकी माता हासिनी देवी, जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। धन्य है विस्पी गांव, जहां कवि कोकिल ने जन्म लिया। श्री गणपत ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना कर ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त किया था। कहा जाता है कि स्वयं भोलेनाथ ने कवि विद्यापति के यहाँ उगना, नौकर का नाम था, बनकर इनके यहाँ पर चाकरी की थी। जन्म के संबंध में यदि हम देखें तो ऐसे किसी भी लिखित प्रमाण का अभाव है जिससे यह स्पष्ट पता लगाया जा सके कि महाकवि कोकिल विद्यापति ठाकुर का जन्म कब हुआ था। यद्यपि महाकवि के एक पद से स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण संवत 293 शाके 1324 अर्थात सन 1402 ईस्वी में देवसिंह की मृत्यु हुई और राजा शिवसिंह मिथिला नरेश बने। मिथिला में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार उस समय राजा शिवसिंह की आयु 50 वर्ष की थी और कवि विद्यापति उनसे 2 वर्ष बड़े यानी 52 वर्ष के थे। इस प्रकार 1402 में से 52 घटा दें तो 1350 बचता है। अतः 1350 ईस्वी में विद्यापति की जन्म तिथि मानी जा सकती है। लक्ष्मण संवत की प्रवर्तन तिथि के संबंध में विवाद है। कुछ लोगों ने सन 1109 ईस्वी से तो कुछ ने 1119 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना है। स्वर्गीय नगेंद्र नाथ गुप्त ने लक्ष्मण संवत 293 को 1412 ईस्वी मानकर विद्यापति की जन्म तिथि 1360 ईस्वी में मानी है। ग्रियर्सन और महामहोपाध्याय उमेश मिश्र का यदि हम विचार जाने तो उनका भी यही मानना है, परंतु ब्रजनंदन सहाय, ब्रजवल्लभ, रामवृक्ष वैनीपुरी, डॉक्टर सुभद्र झा आदि सन 1350 ईस्वी को उनका जन्म तिथि का वर्ष मानते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद के अनुसार विद्यापति का जन्म सन 1374 ईस्वी के आसपास संभव मालूम होता है। अपने ग्रंथ विद्यापति की भूमिका में एक ओर डॉक्टर विमान विहारी मजुमदार लिखते हैं, यह निश्चितता पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था और वे कितने दिन जीते रहे, और दूसरी ओर अनुमान से सन 1380 ईस्वी के आसपास उनकी जन्मतिथि मानते हैं। हालांकि जनश्रुति यह भी है कि विद्यापति राजा शिवसिंह से बहुत छोटे थे। बचपन में उनकी स्थिति को देखा जाए
कि वो किस प्रकार से बहुत ही प्रभावशाली बच्चे थे। एक किंवदंती के अनुसार बालक विद्यापति बचपन से ही तीव्र और कवि स्वभाव के थे। यह हम कुछ तथ्यों के आधार पर इसे स्पष्ट रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि एक दिन जब वे 8 वर्ष की आयु के थे, तब अपने पिता गणपत ठाकुर के साथ शिवसिंह के राज दरबार में पहुँचे। राजा शिवसिंह के कहने पर इन्होंने निम्नलिखित 2 पंक्तियों का निर्माण किया। पोखर रजोखर अरु सब पोखरा, राजा शिवसिंह अरु सब छोकरा। यद्यपि महाकवि की बाल्यावस्था के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, विद्यापति ने प्रसिद्ध हरिमिश्र से विद्या ग्रहण की थी। विख्यात न्यायिक जयदेव मिश्र उर्फ पक्षधर मिश्र इनके सहपाठी थे। जनश्रुतियों से ऐसा ज्ञात होता है, लोगों की धारणा यह है कि महाकवि अपने पिता गणपत ठाकुर के साथ बचपन से ही राज दरबार में जाया करते थे, किंतु 14वीं सदी का शेषार्ध मिथिला के लिए अशांति और कलह का काल था। राजा गणेश्वर की हत्या असलान नामक यवन सरदार ने कर दी थी। कवि के समवयस्क एवं राजा गणेश्वर के पुत्र कीर्ति सिंह अपने खोए राज्य की प्राप्ति तथा पिता की हत्या का बदला लेने के लिए प्रयत्नशील थे। संभवतः इसी समय महाकवि ने नसरत शाह और गयासुद्दीन आश्रम शाह जैसे महापुरुषों के लिए कुछ पदों की रचना की। राजा शिवसिंह विद्यापति के बाल सखा और मित्र थे, अतः उनके शासनकाल के लगभग 4 वर्ष काल महाकवि के जीवन का सबसे सुखद समय था। राजा शिवसिंह ने उन्हें यथेष्ट सम्मान दिया। बिस्पी गांव उन्हें दान में पारितोषिक के रूप में दिया तथा अभिनव जयदेव की उपाधि से उन्हें नवाजा। कृतज्ञ महाकवि ने भी अपने गीतों द्वारा अपने अभिन्न मित्र एवं आश्रयदाता राजा शिवसिंह एवं उनकी सुलपत्नी रानी लखिमा देवी ललिमा देई को, जो कि ललिमा देई के नाम से भी जानी जाती थी, उनको अमर कर दिया। सबसे अधिक लगभग 250 गीतों में शिवसिंह की भणिता जो है हमें मिलती है। और आगे यदि हम विद्यापति को देखें तो उन्होंने अपने पदों में सौंदर्य की जिस अलौकिकता का सृजन किया है, वह जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित हैं। पदों में भाव माधुर्य, कल्पना, वैभव तथा संगीतात्मक कोमलकांतता के कारण विद्यापति को मैथिली का जयदेव भी कहा जाता है। गीति काव्य की दृष्टि से विद्यापति का काव्य उत्कृष्ट है। वे कृष्ण भक्त कवि हैं, पर मुक्तक काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान में विद्यापति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।